नमस्ते। कतरे आप सभी दूध का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं अमजद अयूब मिर्जा साहब। आपका स्वागत है अमजद अयूब मिर्जा थैंक यू साहब। वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने महत्वपूर्ण चैनल पे मुझे मौका दिया। थैंक यू। और जैसा कि आपने पिछली बार कहा था कि लॉन्च पैड तैयार है पीओजेके में, तो हमला हो गया कश्मीर में। बिल्कुल। लॉन्च पैड जो है वो तैयार। देखें, इन्होंने तकरीबन 4 से 6 महीने पहले लॉन्च पैड जो है दोबारा सारे रीएक्टिवेट किए। जो बंकर्स हैं उनकी रिपेयरिंग शुरू हो गई थी, रिफर्बिशमेंट। और मैंने ये भी बताया था कि जो इन्होंने लॉन्च पैड बनाए हैं उनके साथ जो बंकर बनाए हैं उनमें बकायदा बेडरूम्स हैं, किचन है अंडरग्राउंड, और सारा वेंटिलेशन का सिस्टम है। और एक वक्त में एक लॉन्च पैड पे जो है वो 20 से 25 लोग रह सकते हैं। और जो बंकर्स हैं वहां पे 4 से 5 जो है आतंकवादियों को ये रखते हैं भेजने से पहले। तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। जो बात अब है, और ये इंडियन गवर्नमेंट जो है या इंडियन आर्म फोर्सेस इस चीज को जरूर एक्सपोज करेंगी कि ये जो दहशतगर्द हैं इनको चाइना का असला सप्लाई किया जा रहा है। और मैंने परसों भी एक वीडियो बना के इमरजेंसी में ये बताया था कि पाकिस्तान आर्मी ने चाइना के बने हुए मॉडर्न वेपन एमुनिशन, नाइट विजन डिवाइसेस और कम्युनिकेशन के मॉडर्न गैजेट्स जो है वो पहुंचा दिए हैं इन घुसपैठियों को, ताकि कम्युनिकेशन जो इनकी पाकिस्तान के साथ होती है आर्मी के साथ वो डी कोड ना कर सके आसानी के साथ इंडियन आर्मी। अब जो ये घुसपैठ हुई है इसमें हमारे एक कर्नल साहब हैं मनप्रीत, और एक मेजर आशीष, और एक डीएसपी जो है हुमायूं भट्ट, और एक सिपाही रवि। ये इसमें उन्होंने शहादत हासिल की है। तो ये इसका मकसद क्या है, ये क्यों घुसपैठ कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान आर्मी जो है वो याद रखें कि पाकिस्तान की असल सरकार पाकिस्तान आर्मी है। और फॉरेन पॉलिसी भी जो है पाकिस्तान की वो पाकिस्तान आर्मी ही डिक्टेट करती है सिविलियन गवर्नमेंट्स को। अब फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान हाल ही में अगर भारत से उसका मुकाबला किया जाए तो बहुत पीछे रह गया है। और जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हिंदुस्तान के बन रहे हैं, भारत के जो यूएई के साथ बन रहे हैं, फिर G20 का जो सेशन हुआ था श्रीनगर में, उसके बाद अब फिर G20 का जो सरबराही इजलास हुआ है दिल्ली में, इन सब चीजों की वजह से पाकिस्तान बहुत शदीद बौखलाहट का शिकार है। और पहली दफा ऐसा हुआ कि G20 के इजलास के पहले ही दिन जो है वो एक जो एलानिया है वो जारी किया गया। यूनानिमसली सबने उसको एक्सेप्ट भी किया। तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक शिकस्त है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। लिहाजा ये दिखाने के लिए कि जी कश्मीर के अंदर तो अभी भी अमन नहीं है और कश्मीर में जो है वो बड़ा जुल्म हो रहा है, ये घुसपैठ शुरू की गई। अब आप देखें कि जो ये 3 मारे हैं दहशतगर्द जी। इंडिया की फौज ने, आज जो पाकिस्तान में फ्रंट पेज पे जो खबरें छपी हैं वो ये है कि भारतीय फौज ने 3 मासूम कश्मीरी शहरियों का खून कर दिया। यानी आप वो देखिए ना कि स्पिन दे रहे हैं उसको। लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। और ये जो एक उसमें आतंकवादी मेरा ख्याल है शकील नाम का, उसका ताल्लुक कोटली से है। तो वो ये पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है, और ये इसकी बौखलाहट जो है वो अभी कंट्रोल में नहीं आ रही, और इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करे। और इनको जो आता है वो दहशतगर्दी है।
ये चाहते हैं कि इंडिया को दुनिया के सामने दिखाएं कि जी इंडिया में कोई अमन नहीं है और इंडिया में कश्मीर जो है वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है, भाई ये दिखाना चाहते हैं वो, और उसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कामयाब नहीं होंगे बल्कि ये बैकफायर करेगा। जी वैसे तो पूरी दुनिया को पाकिस्तान का पता है, और इस बार बिल्कुल। G20 का जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो लिया गया है, उसमें जो टेररिज्म का जो चैप्टर है, चैप्टर आई, उसमें पूरी तरह से जो लिखा गया है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के हिसाब से ही लिखा गया है, और उस बिल्कुल। पर चीन ने भी साइन किए हैं। ये और भी गजब की बात है। लेकिन पाकिस्तान का खुद का हाल तो बहुत ही बेहाल है। तो ये क्या अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं? आप ने खुद ने बताया कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा हमला हुआ है इनके ऊपर, और चित्राल भी इनके हाथ से चला गया है शायद, और वजीरिस्तान में भी हालात खराब हैं। क्या स्थिति है? देखें, ये अटेंशन डाइवर्ट पाकिस्तान के लोगों की क्या अटेंशन डाइवर्ट करेंगे। उनकी तो बेचारों की इस वक्त अटेंशन इस चीज पे लगी हुई है कि आटा कहाँ से मिलेगा, बिजली का बिल जो है वो दें या घर का किराया दें या बच्चों का के लिए राशन डालें। वो तो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम तो बिल्कुल जो है ना वो इस वक्त उसकी अटेंशन तो कहीं और है। तो वो मैं नहीं समझता कि ये मकसद हो सकता है इसका कि पाकिस्तान के अटेंशन अवाम की डाइवर्ट करने के लिए हमला किया है। ये जैसा मैंने अर्ज किया है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये एक फेक, एक जाली तासुर पैदा करने की कोशिश की गई है कि जैसे कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीर की सो कॉल्ड आज़ादी के लिए जो है जंग लड़ रहे हैं और भारतीय फौज जो है उसने कब्जा किया हुआ है। वही पुराना नैरेटिव जो है उसको नए अंदाज में पेश करने का, और फिर ये जो मौका इन्होंने चुना है वो G20 के फौरन बाद है, जब इंडिया एक नया तजारती रास्ता जो है मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप तक उसका मुआहदा तकरीबन हो चुका है। तमाम स्टेक होल्डर्स उस पर आ गए, सिर्फ इंतजार हो रहा है कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को अब तस्लीम कर लेगा और डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हो जाए ताकि ये प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू हो जाए। तो एक तो ये है। जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, देखें अभी पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो भी बंद था। अभी 3 दिन पहले वो खुला है ताकि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रक्स जो है गुड्स के, वो आ जा सकें। तो अफगानिस्तान के साथ इनका बॉर्डर अक्सर बंद रहता है। हिंदुस्तान के साथ इन्होंने बॉर्डर बंद किया हुआ है 2019 से। इसके अलावा ईरान के साथ इनका बॉर्डर बंद है। चाइना के साथ जो सोस्ट का बॉर्डर है, ट्रेड बॉर्डर, वो भी बंद है। मतलब मुझे समझ नहीं आती ये कैसा मुल्क है जिसके अपने तमाम हमसायों के साथ जो है वो बॉर्डर बंद है। और उसके अंदर ये हो रहा है कि बलूचिस्तान में ये वेंसडे को, ये आज मंडे है, तो ये जो वेंसडे गुजरा है कोयटा के पास, इन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक बहुत बड़ा आर्मी कैंप है उस पर हमला किया अचानक, और दो जो पोस्ट थी वो बिल्कुल तबाह कर दी, और पाकिस्तानी फौज के 11 वहां पे जवान मारे गए और बाकी जो थे वो भाग गए लाशें छोड़ के। तो बीएलए वहां से सारा असला वसला जितना भी वो उठा के ले जा सकते थे वो वहां से ले गए। इसके अलावा जो है वो इक्का दुक्का जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं वो कभी डेली बेसिस पे निशाना उन पे साधा जा रहा है स्नाइपर्स के जरिए या हैंड ग्रेनेड के जरिए। तो वो पाकिस्तान आर्मी एक तो बलूचिस्तान में इंतहाई डिमोरलाइज हो चुकी है, और दूसरा ये कि बैक फुट पे है। और इसके अलावा जो है चित्राल का आपने जिक्र किया, तो चित्राल में तो अभी तक ये जो कम से कम 3 ऐसी पाकिस्तान मिलिट्री चेक पोस्ट हैं जिसके ऊपर अभी भी तहरीक तालिबान का पाकिस्तान का कब्जा है। फिर आपने वो वीडियो देखा होगा जो मैंने शायद आपको भी भेजा था, जिसमें जो चित्राल का आर्मी हेडक्वार्टर है उसके ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो देखिए, आर्मी हेडक्वार्टर एक ऐसी चीज होती है कि वहां तो फिर आखिरी सिपाही तक जंग लड़ी जाती है ना, उसको बिल्कुल, अबंडन तो नहीं किया जाता। तो इसका मतलब बिल्कुल, ये है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ऐसी कोई वो नहीं है, जज्बा नहीं है कि वो किसी भी चीज के लिए
दिफा के लिए अपनी जान दे देगा ना, कोई अपने मजहब के लिए जान देता है, कोई वो वतन के वो लिए वो जान देता है। वो तो उनकी पुरानी तारीख है ना, 1971 में भी यही किया था ना हाँ उन्होंने। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हालात बहुत खराब है पाकिस्तान के, ऊपर से महंगाई इतनी हो गई। आप तो देखें ना, अगर आप पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के प्रोग्राम देखें तो उसमें खुले लोग कह रहे हैं कि जी बॉर्डर अगर खोल दे तो आधा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा। ये हालात तो इतने इंडिया के लिए खराब बड़ा खतरा है ये तो। है। नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं है, इंडिया के लिए कोई खतरा नहीं है। देखें, अवाम जो होती है ना, वो लोग, आम पब्लिक जनता, वो अपने काम से काम रखती है। वो कहते हैं हमारे जॉब होनी चाहिए, तनख्वाह मिले, अपना हम खर्चा पूरा करें, हॉलीडे करें। समझ आई? इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं है कि वो जो है वो दहशतगर्दी करे। ये दहशतगर्द जो होते हैं, ये तो मदरसों के अंदर ब्रेन वॉशिंग करके और इनको एक बंद माहौल में रख के इनकी जेन साजी की जाती है, और उसके बाद इनको बकायदा जो है वो एक किस्म के ह्यूमन रॉबर्ट्स में, जोम्बीज में तब्दील किया जाता है। और खुदा जाने जब इनको मिशन पे भेजते हैं तो कोई एम्फेटामीन देते हैं या क्या, कोई नशा की चीज देते हैं ऐसी, जैसे जापानीज देते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने फौजियों को। ये फिर ये आते हैं वहां पे और गोलियों का सामना करते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान तो ये ऐसा काम नहीं कर सकता ना, जब आपको ये पता है कि मैं एक दूसरे देश में जा रहा हूँ, उस देश की सेना जो है वो मुझे इनकाउंटर करेगी, और मैं कुछ हासिल भी नहीं कर सकता कि मैं आजाद करवा लूं या कब्जा कर लूं। तो फिर आप कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ये माइंडसेट, एक तो जहादी माइंडसेट के अलावा जो एक है ना चीज, वो ड्रग्स का भी मुझे लगता है कि इसमें है अंसर शामिल। इनके ब्लड टेस्ट भी होने चाहिए, जो लाशें गिरती हैं उनके, पाकिस्तानियों के, उनके ब्लड टेस्ट सैंपल लेने चाहिए, चेक करना चाहिए जी। और पीओजेके में क्या हो रहा है? क्योंकि पीओजेके में तो हम रोज ही आवाजें सुनते रहते देखिए, हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी पीओजे ने भी के वहां पर काफी पीओजे की जो आज की ताजा रिपोर्ट है वो ये है कि पिछले 6 महीने में पीओजे के में गुर्बत और माली परेशानियां, इनसे तंग आके पिछले 6 महीनों में 25 नौजवान औरतों ने खुदकुशियां की हैं पीओजे के। 25। और दूसरी रिपोर्ट ये है कि जो नौजवान लड़कियां हैं वो नफ्सियाती मरीज बन चुकी हैं, माशरती यानी सोशल और मेंटल और फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व ना होने की वजह से वो मेंटल हेल्थ का शिकार हो चुकी हैं बुरी तरह से। और 25 औरतों ने पिछले 6 महीने में पीओजे में खुदकुशी की है। अब ये इसके अलावा जो है, ये तो वो है जो रिपोर्ट हुई है। अब जो रिपोर्ट नहीं हुई है उनका तो कोई पता नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पीओजे में 3 महीने हो गए हैं पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही। 3 महीने हो गए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली। और अब आप ये सुन लें कि जो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उमर अता बंदयाल, वो रिटायर होते हैं, उनको मंथली पेंशन उनकी 10 लाख रुपए है जो उनको मिलेगी। 10 लाख रुपीज अ मंथ उनको पेंशन मिलेगी। और पीओजे में जो है वो लोगों को 10-10, 15-15 हजार जो उनकी पेंशन बनती है, 20 हजार, वो नहीं मिल रही। 300 लीटर पेट्रोल महीने का मुफ्त मिलेगा रिटायर जस्टिस साहब को। 2000 यूनिट बिजली तक उनको फ्री मिलेगी। 3000 लैंडलाइन फोन कॉल्स उनको फ्री मिलेंगी। पुलिस गार्ड फ्री है। और ये जो पेंशन 10 लाख रुपया महीना इनको मिलेगी उमरता बंदयाल को, इसके ऊपर टैक्स भी कोई नहीं है, ये टैक्स फ्री है। तो ये सूरत हाल है। और बेईमानी और फ्रॉड इतना चल रहा है पाकिस्तान में कि मैं आपको बताऊं कि रायविंड का आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, जी हाँ, वो ये लाहौर नवाज के शरीफ पास वहाँ रायविंड रहते है। हैं। और रायविंड में हर साल तबलीगी जमात का बड़ा इज्तिमा होता है जिसमें 5-6 लाख लोग आते हैं। वहां पे 3 दिन इबादत करते हैं, खुदा को याद करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। उस शहर में जो सड़कों के ऊपर मेन होल के ढक्कन होते हैं लोहे के, वो चोरी हो चुके हैं।
ठीक है। और जो वहां पे सीमेंट के ढक्कन लगाए उन्होंने, उनके अंदर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया, लिहाजा कई ऐसे ढक्कन है जिसके ऊपर से गाड़ी जाती है तो वो धंस जाते हैं और वो पहिया गटर में चला जाता है। ये उस शहर का हाल है जहां इस्लाम के नाम पे लाखों लोगों को हर साल ला के वहां पे तबलीग की जाती है रायगढ़ में। तो समझ रायवेंड आई तो ये ना? नवाज शरीफ का भी घर वही है ना? नवाज शरीफ का घर उसके पास ही है, रायगढ़ के पास है। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा मैं आपको जी क्या क्या मैं आपको बताऊं, कल की आपको बात बता देता हूं कि 14 घंटे तक कल मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम पीओजेके की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की अवामी एक्शन कमेटियां हैं उनके नुमाइंदों ने शिरकत की है। और उन्होंने अब वहां पे अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के नाम से एक सेंट्रल बॉडी बनाई है, जो स्ट्राइक्स को और प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट करेगी, ताकि एक वक्त में हर जगह पे जो है स्ट्राइक की जा सके। और मुझे तो लग रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत हालात और ज्यादा पीओजेके के खराब हो गए, क्योंकि सरकार के पास अवाम को कुछ देने के लिए है नहीं, और ये पेंशन मांग रहे हैं, ये तनख्वाहों में इजाफा मांग रहे हैं, ये आटे की सब्सिडी की बहाली मांग रहे हैं। तो ऐसे में तो जब सरकार दे ही नहीं सकती तो फिर ये इट विल गो टुवर्ड्स वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द गवर्नमेंट फोर्सेस एंड द फोर्सेस ऑफ द पीपल। ये इस तरफ सूरत हाल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी। एक और भी रिपोर्ट आई, क्योंकि आईएमएफ का जो लोन सैंक्शन हुआ पाकिस्तान को, उसके बारे में बड़ी डिस्कशंस हो रही थी कि भाई ये कैसे हो गया। तो आज ही एक रिपोर्ट आई है, इंटरसेप्टर करके जो इंटरनेशनल एक पोर्टल है, उस पर पाकिस्तान को रिवॉर्ड मिला है कि उसने यूक्रेन को जो वेपन सप्लाई किए हैं यूएस के माध्यम से, उसके लिए उसको आईएमएफ का लोन रिलीज कर दिया गया। और उस लोन के रिलीज होने से बाद में फिर पाकिस्तान आर्मी जो थी उसने इलेक्शन टाले उसके बाद, और इमरान खान को अरेस्ट किया। आप क्या सोचते हैं? देखें, ये तो अब आईएमएफ का लोन मिलना, देखें यूक्रेन में जो जंग लंबी हो रही है, एक तो ये नेटो की वजह से हो रही है। ये नेटो जो है वो इस जंग को प्रोलॉन्ग कर रहा है, असला दे दे के ये जो यूक्रेन का सदर है, ये तो कोई उस तरह का ना सियासतदान है ना कुछ है। ये तो पैराशूट के जरिए जो है मगरबी ताकतों ने यूक्रेन के ऊपर मुसल्लत किया, और अब वहां पे नेटो अपने हथियार टेस्ट कर रहा है। अब उसमें ये जो आप बता रहे हैं, देखिए इससे पहले की खबर ये है कि पाकिस्तान की तमाम जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, यानी वो कारखाने पाकिस्तान के जो असला बनाते हैं, गोलियां बनाते हैं, बैरल्स बनाते हैं, बंदूकें, ये चीजें वगैरह बनाते हैं, या मोटर गोले बनाते हैं, वो ओवर टाइम काम हो रहा है वहां पे, यानी कि दिन रात वो फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो फिर हमने ये खोज लगाई तो पता चला कि ये पैसा इनको दे रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, और दिखा ये रहे हैं कि जी ब्रितानिया पाकिस्तान से असला खरीद रहा है। लेकिन वो असला जब पाकिस्तान से लोड होता है तो वो जहाज जाके उतरता है रोमेनिया में, और रोमेनिया से फिर वो असला जो है वो यूक्रेन पहुंचाया जा रहा है। तो ये फौज तो पैसे कमा रही है यूक्रेन की जंग से। और आईएमएफ लोन जो है, ये आप भूल जाए कि आईएमएफ लोन जो है वो किसी डेवलपमेंट के काम पे लगेगा, या उससे जो है वो कोई ऐसा सिस्टम बनेगा कि जिससे ये कोई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाए। मैं आपको बताता हूँ कि 88 हो चुके हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बजट को पास हुए, 88 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक टेडी पैसा भी जो है वो तनख्वाहों की तरफ नहीं गया, एक पाई भी जो है वो डेवलपमेंट के फंड के लिए नहीं दी गई। तो वो बजट जो पास हुआ है वो किधर है? वो बजट, वो पैसे किधर है?
क्या वो सिर्फ कागजों में है बजट? क्योंकि पैसा तो किसी को भी नहीं मिला उसमें से। तो जैसा मैंने अर्ज किया, इस वक्त सूरत पीओजे की ये है कि 6 महीने में 25 खवातीन ने खुदकुशी कर ली है। लोग जो है वो एक दूसरे को खाने पे दौड़ रहे हैं, हर जगह धरने हैं। देखिए जी, आज तकरीबन 50 दिन होने वाले हैं। क्विरटा में, कोटली में धरने चल रहे हैं मुसलसल। पेंशनर्स ने ऐलान किया है कल कि वो पूरे पीओजे में मोबिलाइजेशन करके तो मुजफ्फराबाद में जाके भूख हड़ताल शुरू करेंगे वजीर आजम हाउस के सामने। इसी तरह से आपको पता है कि 31 अगस्त को पूरे पीओजे में जनरल स्ट्राइक हुई। फिर 5 सितंबर को पुंछ डिवीजन में और मीरपुर डिवीजन में जनरल स्ट्राइक हुई। अब 20 तारीख को, आज क्या 18 है, 19-20 तारीख को वो कह रहे हैं कि 3 दिन की स्ट्राइक होगी ट्रांसपोर्टर्स की अगेंस्ट इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस इन पाकिस्तान एंड पीओजे के। तो ये हालात बहुत खराब हैं। अब आप देखें कि इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी फसाद करवाएं ताकि लोगों की तवज्जो जो है वो मसाइल से हटा के उस तरफ करें। उसने बैकफायर कर दिया। वो लाखों की तादाद में शियों ने वहां मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि कारगिल की तरफ चलो, कारगिल का रास्ता खोलो, हम तो कारगिल जाना चाहते हैं, हमें अगर तंग किया तो हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता कारगिल जाने से। अच्छा, पीओजे के में भी यही नारे लग रहे हैं कि बॉर्डर खोलें, लाइन ऑफ कंट्रोल खोली जाए, ताकि मतलब है इस वक्त तो वो यही कह सकते हैं ना कि भाई बॉर्डर खोले ताकि वहां से खाने पीने की चीजें आए। हमारे पास तो इस वक्त खाने को ना सब्जी है, ना आलू है, ना टमाटर है, ना हमारे पास चावल है, ना हमारे पास आटा है, ना हमारे पास चीनी है। क्योंकि वो हमारी कुव्वत खरीद से इतनी बाहर चली गई है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जहां एक जमाना था कि लोग 3 वक्त का खाना खाते थे, सुबह पराठे के साथ चाय पीते थे नाश्ते में, या वो चने का सालन सा बना के रोटी के साथ और पराठे के साथ, या पराठा अंडा खाते थे चाय के साथ, दोपहर का खाना खाते थे, रात का खाना खाते थे, इन बिटवीन स्नैक्स खाते थे कि माँ ने आज पकौड़े बना दिए, आज माँ ने जो है वो कोई हलवा बना दिया, आज माँ ने कोई मीठी चीज बना दी, सेवइयां बना दी। तो वो एक कल्चर था, वो बड़ा न्यूट्रिशियस पीरियड था, फल फ्रूट ये वो, और बादाम डालते थे चीजों में। तो आज एक टाइम का खाना भी नहीं अफोर्ड कर पा रही जनता। तो हालात बहुत खराब हैं पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के। और बस अब मैं क्या कहूँ आपको। तो आपका जो चैलेंज था, जो आपने कहा था कि 22 अक्टूबर तक खाली करो पीओजे के, तो उस पे क्या प्रोग्रेस है? देखें, प्रोग्रेस ये है कि जो बल्दियाती इलेक्शन हुए आफ्टर 30 years, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हुए। अब जब वो बल्दियाती इंतखाबात हुए तो अभी तक जो है वो लोकल बॉडी के जो काउंसलर्स हैं उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे, डेवलपमेंट फंड्स नहीं दिए जा रहे। तो अब उन्होंने 27 सितंबर को जो है वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है कि 27 सितंबर से वो एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। उसका पहला जलसा 10 अक्टूबर को होगा रावला कोर्ट में। दूसरा जो है वो जलसा होगा 15 अक्टूबर को मीरपुर में। तीसरा जो है वो होगा 20 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में। 2 दिन के बाद हमारी डेडलाइन है 22 अक्टूबर की। अब हमारी डेडलाइन जो है वो है क्या, उसको समझने की जरूरत है। हमारी डेडलाइन जो है, जो हमने पिछले 4 साल पहले से दी हुई है, 5 साल पहले, ये 2023 हमने 2018 में दी थी। वो हमने पाकिस्तान आर्मी को 5 साल का टाइम दिया था कि आपके पास 5 साल हम आपको और दे देते हैं, जितना लूटना है लूट लो, जो चोरी करना है कर लो, लेकिन 5 साल में आप अपना एग्जिट प्लान बनाएं और आप पीओजे के से निकल जाए। तो अब वो उसमें ये
निकलते हैं या नहीं निकलते वो तो जाहिर है 22 अक्टूबर तक हालात क्या जो है वो करते हैं, रुख इख्तियार करते हैं। इंडिया जो है वो की सरकार जो है वो ये जो घुसपैठ हुई है जिसमें 3 हमारे ऑफिसर्स शहीद हुए हैं, इसके हवाले से क्या पॉलिसी लेती है। जनरल वीके सिंह का जो बयान आया है वो किस चीज की निशानदेही करता है, ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये 22 अक्टूबर के बाद भी पाकिस्तान आर्मी नहीं निकलती पीओजे से, तो फिर हम उस वक्त के हालात के मुताबिक जो है वो अपनी पॉलिसी का ऐलान करेंगे, हम अपने फैसलों का ऐलान करेंगे। उस पर हम काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो वो जब डेडलाइन गुजरेगी तो वो देखेंगे। हमने कोई 22 अक्टूबर को ये ऐलान थोड़ी कर रखा है कि हमने 22 अक्टूबर को हमला करना है। हमने तो 22 अक्टूबर को इनको निकलने का बोला है, ये निकले। हाँ, अगर ये हाँ। नहीं निकलते तो फिर इनको निकालने के लिए हमने जो लाया अमल अपनाना है, उसका ऐलान फिर 22 अक्टूबर के बाद किया जाए। जी। तो ये जो आपने अभी मेंशन किया, जनरल वीके सिंह ने कहा कि ये पीओजे के हमारे पास अपने आप आ जाएगा। इसका क्या, आप क्या इंटरप्रिटेशन करते देखें, उन्होंने, जो बड़े लोग होते हैं ना वो इशारों के नाम में बात कर देते हैं? जनरल वीके सिंह सीओएएस रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, हैं। तो बिल्कुल, उनकी बात बिल्कुल, में तो बिल्कुल। अधिक वजन होना चाहिए। हाँ, तो वो इशारों में बात करते हैं और उनकी बात बड़ी गहरी होती है। जाहिर है एक ऐसे वक्त में जब किसी के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जीने को नहीं है, तो फिर वो अपने आप ही आएगा ना। वो, उनका कहने का मकसद ये था कि पीओजे के लोग जो है वो खुद ब खुद जो है पाकिस्तान से निजात हासिल करके भारत में शामिल होने के लिए अमली कदम उठाएंगे। और वो हम उठा रहे हैं, बल्कि उठा चुके हैं। इस वक्त पीओजे के अंदर जो है वो बहुत बड़ी तादाद है। आप आज बॉर्डर खोल के देख लें। आप आज चलो, और कुछ नहीं, पाकिस्तान रायशुमारी 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 तोते की तरह रट लगाई हुई है ना कि जी प्लेबेसाइड कराएं, कश्मीर में कराएं प्लेबेसाइड। मैं बैठा हुआ हूं, आप जीत के दिखाओ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान प्लेबेसाइड जीत जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप करो, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। पीओजे के अंदर प्लेबेसाइड अगर करवाना है तो फिर हमें वहां जाके प्रो इंडिया यूनियन जो है कैंपेन करने की भी खुली इजाजत होनी चाहिए। फिर ये नहीं हो सकता कि हमारा एक हाथ पीछे बांध के तो आप प्लेबेसाइड कराएं। लेकिन अगर आप जेन्युइन प्लेबेसाइड कराएं तो पाकिस्तान के हक में फैसला नहीं आएगा, फैसला भारत के हक में आएगा। देखिए ना, लद्दाख की आबादी है 2,75,000। एक्सक्यूज मी। 370 खत्म होता है तो एकदम वहां टूरिज्म को बूस्ट मिलता है। तो पिछले साल जो है वो 5.5 लाख टूरिस्ट वहां जाता है। यानी 2,75,000 उनकी अब कुल आबादी है और 5 लाख, 5.25 लाख टूरिस्ट वहां जाता है। तो कितनी उनको आमदन हुई है, और वहां कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, कितनी सड़कें, कितने ब्रिज, कितने हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं ये चीज। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो पीओजे के लोगों से ज्यादा जंगजू हैं और वो नजर रखते हैं। वो पाकिस्तान के सुन्नी ब्रांड ऑफ इस्लाम से इतने ज्यादा अफेक्टेड नहीं है। वो शिया मेजोरिटी है वहां, और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और वो चाहते हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि वो चाहते हैं कि वो लद्दाख के साथ शामिल हो। तो कहने का मकसद ये है कि जो वीके सिंह जनरल साहब ने बयान दिया वो इस तनाजर में उसको देखने की जरूरत है। जी। वैसे जो डेमोग्राफी की सिचुएशन है गिलगित बाल्तिस्तान की, उसकी असलियत क्या है? क्योंकि मैं तो पढ़ रहा हूँ कि साहब कि वो पूरी तरह से बदल दी गई है, सुन्नी मेजॉरिटी हो गई है वहाँ पर। सुन्नी मेजोरिटी तो नहीं है। ये जरूर है कि जब गिलगित बल्तिस्तान पे जब कब्जा किया गया तो उस वक्त 80% वहां शिया थे। आज तकरीबन वहां पे 50 और 55% के दरमियान हैं शिया। बाकी सुन्नी हैं जो पश्तून और पंजाब से आए। लेकिन वो कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें, ये हमें पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान लेना है, हर कीमत पे लेना है। अब हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि वहां
सुन्नी मुसलमान ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि वहां जाति ज्यादा हो गए हैं, इसलिए हमने उनको नहीं लेना। भाई वो हमारी टेरिटरी है, हम वहां उसको लेके वहां सफाई करेंगे। वहां पे हम जो कूड़ कबाड़ है, जो झाड़ वाड़ उगा हुआ है, उसको लेंगे, उसकी सफाई होगी। और फिर ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में शिया जो है वो हर फील्ड में, पॉलिटिक्स में और सोशल जो एक्टिविटीज हैं और ह्यूमन राइट की जो है एक्टिविटीज, उसमें शिया कम्युनिटी आगे है, सुन्नी नहीं है आगे। उनकी जमातें वगैरह हैं, लेकिन उनको ग्राउंड पे इतनी पजीराई हासिल नहीं है। पठान हैं जो उनके कारोबार वगैरह हैं, सारा कुछ है, लेकिन इस बात से डरना नहीं चाहिए। अ, हम तो कभी नहीं डरे इन जहादियों से, समझे कि नहीं। ये जब जहादियों की जो अम्बलाइकल कॉर्ड है पाकिस्तान, जब ये काट देंगे आप, तो ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। इनको देखो ना, इनकी सप्लाई लाइन खत्म होनी चाहिए, इनके पैसे खत्म होने चाहिए, इनके जो कनेक्शन है वो खत्म होने चाहिए, तो ये तितर बितर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे, आधे से ज्यादा वापस चले जाएंगे। और अभी ये जो शिया मौलाना को अरेस्ट किया गया था, उस पर क्या हो गया? नहीं, वो बाकर देखिए, बाकर, आगा बाकर अल हुसैनी को गिरफ्तार किया था, उसका भी बैकग्राउंड है ना। पाकिस्तान शरारत करने से तो बाज नहीं आता। इन्होंने 8 अगस्त को सेनेट से एक बिल पास करवाया, ब्लास्फेमी लॉ को एक्सटेंड किया इन्होंने। पहले ब्लास्फेमी लॉ का ये था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई बात करेगा या कुरान शरीफ के बारे में कोई बात करेगा ऐसी नाजेबा, तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ का इतलाक होगा, और वो 3 से 5 साल की सजा थी और वगैरह वगैरह। इन्होंने ये अब किया, जो सेनेट से बिल पास हुआ उसमें ये हुआ कि जी अगर कोई हजरत मोहम्मद के वाइफ्स या उनके कंपेनियंस के ऊपर भी कोई बात करेगा, तो उसको 10 साल की सजा होगी और जुर्माना होगा। अब बात यह है कि दो ऐसी शख्सियात हैं जो जो कंट्रोवर्शियल हैं व्हेन इट कम्स टू द शिया बिलीफ्स। एक है अबू सुफियान और एक है यजीद। अब वो कहते हैं कि अबू सुफियान ने हजरत अली के खिलाफ जंग लड़ी, और यजीद जो थे उन्होंने नवासा रसूल जो है उसको और उसकी फैमिलियों को कत्ल किया, यानी उनको कत्ल किया। सुन्नी कहते हैं कि ये दोनों सहाबा हैं, यानी कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट हैं। लिहाजा अगर शिया जो है वो इनके खिलाफ बात करेगा तो शिया ब्लास्फेमी लॉ में आ जाएगा। ये एतराज उन्होंने जब उठाया तो फिर वहां पे उनको अरेस्ट किया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ जो मैंने पहले आपको बताया है प्रोग्राम के शुरू में, कि वो बैकफायर कर गया। उन्होंने तो शिया ने बाहर निकल के जो जुलूस निकाला, उन्होंने तो सुन्नियों के खिलाफ कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा कारगिल का रास्ता खोलो, तो वो कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान जाहिर है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मजहबी कंजर्वेटिज्म को प्रमोट किया जाए। अभी मैं आपको बताऊं कि पीओजेके में जो ये इतनी मूवमेंट चल रही है ना पीओजेके में, तो वहां उन्होंने शिया सुन्नी का फसाद करवाने की कोशिश की है। तो पीओजेके के अंदर इन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जो है, मूवमेंट फॉर द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट जो थी, उसके इन्होंने हफ्ता मनाया। हर बड़े शहर में इन्होंने रावला कोट, कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद में कॉन्फ्रेंसें भी की, ताकि लोगों को कादियानियों के खिलाफ भड़काया जाए। और उन्होंने कहा कादियानियों को आखिरी कॉल दी जा रही है कि वो इस्लाम कबूल कर लें वगैरह वगैरह। वो भी बैकफायर हो गया। तो आप मुझे सिर्फ इतने बात का जवाब ढूंढ के दें कि अगर एक इस्लामी मुल्क में जहाँ 98% या जितने भी हैं मुसलमान रहते हैं, वहां पे अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के दावे को, यानी कि मैं आखिरी नबियों के दावे को खतरा है, तो फिर कहाँ पे वो प्रोटेक्शन है उस दावे को? अगर वो उस मुल्क में जिसको ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, वहां पे तहफ़्फ़ुज़ करने की जरूरत पेश आ रही है हजरत मोहम्मद के खत्म नबूवत के दावे को, तो फिर तो गेम ओवर है। समझने की बात है। सही कह रहे हैं आप। फिर तो कहानी खत्म हो गई।
तो अब बाकी पाकिस्तान के 4 टुकड़े कब होने वाले हैं, 5 टुकड़े? देखिए ना, अगर देखें आप तो 5 टुकड़े तो हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। कौन सा टुकड़ा पाकिस्तान के साथ है? ना बलूचिस्तान है, ना खैबर पख्तूनख्वा है। देखिए ना, खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो मुआहदा हुआ था बाउंड्री कमीशन का, ब्रिटिश इंडिया का अफगानिस्तान के साथ, वो तो 100 साल का था। 1893 में वो हुआ था, 1993 में वो खत्म हो गया। असल में तो वो 1947 में ही खत्म हो जाता है, जब ब्रिटिश इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो मुआहदे थे वो खत्म होते हैं, और ब्रिटिश इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो मुआहदात हैं वो 1947 में जब खत्म हो जाते हैं, जब इंडिया आजाद होता है, तो वो तो उसी वक्त खत्म हो गए थे। लेकिन चलो हम इनको और टाइम दे देते कि 1993 में फिर खत्म हो गए, तो वो लड़ाई अलहदा चल रही है। सिंध जो है वो अलहदा इस वक्त डूबा हुआ है सैलाब में। भूख और नंग इतनी है सिंध में कि अगर आप सिंध चले जाएं तो आप कपड़े उतार लेंगे लोग, इतने भूख है वहां पे। और इतने किसान और लोग, और फिर हिंदुओं के साथ जो वहां पे जो कुछ हो रहा है, यानी बिल्कुल टोटल केओस की सूरत हाल है ना। लिबिया लिबिया करते हैं और सीरिया सीरिया करते हैं, जाके देखें सिंध में क्या हो रहा है। तो वो भी साथ नहीं है, हम लोग भी साथ नहीं है। गिलगित वाले कह रहे हैं कारगिल खोलो, तो पीछे क्या रह गया? पंजाब वाले कहते हैं कि जी अगर आज इंडिया का वाघा बॉर्डर खोल दें तो आधा पाकिस्तान, पाकिस्तान से उनका मतलब पंजाब ही है, क्या आधा लेकिन पंजाब जो है वो उठ लेकिन के चला जाएगा इंडिया में। तो पीछे क्या रह हमें गया? ये हमें नहीं पाकिस्तान चाहिए। का झंडा सिर्फ GHQ रावलपिंडी में लगा रह जाएगा, बाकी सारी जगह पे तिरंगा लहराएगा। ये मेरी बात आज नोट कर लीजिएगा। फिर वो कहेंगे कि जी 200 साल पहले या 150 साल पहले डॉक्टर अमजद ने ये बात की थी, देखो जी वाकई आज हर जगह पे तिरंगा लहरा रहा है। ये काबुल तक जाएगा तिरंगा, आप मजाक समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन ये जो है मुल्ले मौलवी मदरसे और जिहादी, इनका क्या होगा? ये सब ये जहादी नहीं है, ये जाली है। ये सब जो है ये इनकी जड़ें अवाम में नहीं है। देखें आइडियोलॉजीज का, जैसे कहते हैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी या लिबरल आइडियोलॉजी या फलानी आइडियोलॉजी या इस्लामिक आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजीज का ये दौर नहीं है। ठीक है, ये अथॉरिटेरियन का इज्म का दौर नहीं है, ये टोटलिटेरियनिज्म का दौर नहीं है। ये वो दौर है जिसको हम सनातन सनातन दौर कहते हैं, यानी इक्वालिटी, बराबरी, आजादी हर किस्म की, हर लेवल पे। ये वो दौर है। ठीक है, और ये दौर फैलेगा, और ये फैल रहा है। लोग एक वक्त तक जो है वो ऊपर से बर्दाश्त करते हैं, रोब भी बर्दाश्त करते हैं, जुल्म भी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जहां इंसाफ ना मिले ना जिस माशरे में, वो माशरा कायम नहीं रह सकता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये वो माशरे बन चुके हैं जहां जुल्म तो लोगों ने बर्दाश्त किया और उस जुल्म की बुनियाद पे माशरे को उन्होंने चलाया, लेकिन अब वहां इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है। लिहाजा वो माशरे अब आप ईरान में देख लें, कल कितने मुजाहरे हुए हैं, औरतों ने किए हैं मुजाहरे, समझे कि नहीं? जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान में, जगह जगह मुजाहरे जो है वो आज अफगानिस्तान में हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहे अफगानिस्तान में मुजाहरे? वो अलग बात है कि उसकी खबर नहीं आती बात, क्योंकि मीडिया ब्लैकआउट है। वहां पे पूरे खित्ते के अंदर सवाए भारत के पूरे खित्ते में खुदरौ मुजाहरे हो रहे हैं। देखिए ना, दो किस्म के मुजाहरे होते हैं। एक होता है खुदरौ मुजाहरा, जो स्पॉन्टेनियस मुजाहरे होते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक इशू के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं। एक होते हैं पेड इंजीनियर्ड मुजाहरे, जैसे आपके होते हैं वहां पे शाहीन बाग का मुजाहरा हुआ, जैसे जैसे किसानों को फिर उंगली की है इन्होंने कि मुजाहरे शुरू करो। वो दो किस्म के मुजाहरे हैं ना, एक तो प्लान्ड इंजीनियर्ड जिसमें 500-500 रुपया की दिहाड़ी लगती है। एक वो होते हैं जिसके अंदर अवाम जो है वो अपनी जिंदगी के हालात को तब्दील करने के लिए बाहर निकलती है। दोनों में बड़ा फर्क है। तो ये तिरंगा जो है, ये बात नहीं है कि मैं कोई उस पे बात कर रहा हूँ, ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान का झंडा सिर्फ रावलपिंडी GHQ के ऊपर लगा होगा, बाकी हर जगह जो है वो इंडिया का झंडा लगेगा, काबुल तक लगेगा। ये लगेगा, बहुत खूब। मैं नहीं लगा रहा, लोग लगाएंगे खुद ब खुद।
जी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए यहीं पर आज की बात जो है वही पूरी करते हैं हम। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर, वंदे मातरम।